नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। और आज का जो अपना क्लास रहेगा वो रहेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड। तो इसमें आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है सभी ट्रेड्स के लिए और अदर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी ये पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे मटेरियल साइंस से रिलेटेड जितने भी अपने को इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज अपना टॉपिक रहेगा क्या? मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस के लिए आपको हिंदी में इसका मीनिंग पता है सभी को, वैसे मैं बता देता हूँ। मटेरियल का मतलब क्या होता है, अपने साधारण जो याद रखते हैं कौन सा है, मटेरियल यानी सामग्री, ठीक है ना। और अब मैं अगर बात करूँ इसमें अपने को पढ़ना क्या है तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ टॉपिक बना देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों द्रव्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और द्रव्य के बाद में हम यूँ कह सकते हैं, अब अलग अलग बुक्स में अगर आप देखोगे तो द्रव्य, मटेरियल, पदार्थ, ये सब जो मीनिंग है वो एक सेम ऑब्जेक्ट्स के लिए या सेम थिंग के लिए यूज़ किया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्रव्य। द्रव्य के बाद हम पढ़ेंगे क्या? पदार्थ। और पदार्थ के बाद में हम ये पढ़ेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि उस पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है ना। पदार्थ, मटेरियल, मैटर, ठीक है, अलग अलग जो इसके शब्द जो यूज़ किए गए हैं उसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि द्रव्य क्या होता है, मैटर क्या चीज़ होती है। कि द्रव्य एक ऐसी सामग्री होती है, मैंने यहाँ पर सामग्री शब्द लिखा है ना, आप सब सोच रहे हैं कि मटेरियल का मतलब क्या लिखा है सर ने, सामग्री लिखा है। तो यहाँ हम यूँ कह सकते हैं कि द्रव्य का मतलब कि ऐसी थिंग्स या ऐसी सामग्री जो क्या गुण रखती हो। सबसे पहली बात आप लिखेंगे जो स्थान घेरती हो, ठीक है ना। स्थान का मतलब ये होता है क्या? जगह है। कोई भी वस्तु देख लीजिए आप, मेरे हाथ में चौक है, बोर्ड है, डस्टर है या इत्यादि कोई भी आपकी, ये पेन से लेकर के ये सब क्या है, इसको अगर मैं कहीं भी रखूंगा तो ये एक एरिया जो है उसको कवर करेगी, मतलब एक एरिया को कवर करती हो, स्थान घेरती हो, जगह घेरती हो, ठीक है ना। दूसरी अगर मैं ये कहूँ क्या, पहली बात स्थान घेरती हो, दूसरी मैं यहाँ लिखूंगा कि क्या, भार या भार डालती हो, ठीक है। ऐसी सामग्री जो भार डालती हो, या मैं ऐसे लिख सकता हूं दबाव डालती हो, दबाव डालती हो, प्रेशर इंक्रीज करती हो या प्रेशर बनाती हो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अवरोध उत्पन्न करती हो, अवरोध उत्पन्न करे, अवरोध उत्पन्न करे। और अगर इसके बाद में मैं बात करूं तो आगे की जो बात रहेगी वो कुछ इस प्रकार है कि अवरोध उत्पन्न करे और जड़त्व का गुण रखती हो। किसका गुण? इनर्शिया। तो मैं यहाँ लिखूंगा जड़त्व का गुण उसमें हो। ऐसी सामग्री जो स्थान घेरती हो, भार डालती हो या दबाव डालती हो, अवरोध उत्पन्न करती हो, जड़त्व का गुण रखती हो अपने आप में। या फिर मैं यूँ कहूँ कि मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों से, ठीक है, मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों से उस सामग्री का क्या कर सकता हो? आभास कर सकता हो। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, जगह पड़ी है यहाँ पर, कि मनुष्य द्वारा, मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों द्वारा आभास कर सके हम, ठीक है ना। मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा उस सामग्री का क्या कर सके? आभास कर सके। तो ऐसी कोई भी सामग्री है, कोई भी, आप यूँ कह सकते हैं कि अपने इंडिया में कोई भी वस्तु ऐसी है जिसका हम नाम नहीं जानते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? एक जुगाड़ शब्द यूज़ करते हैं। आप ये कह सकते हो कि आपके लिए जितने भी यहाँ पर जो भी मटेरियल रखे हुए हैं या जो भी जुगाड़ रखे हुए हैं वो, उनमें क्या खास बातें होनी चाहिए? उनमें सिर्फ ऐसी होनी चाहिए कि वो स्थान घेरती हो या फिर वो भार या दबाव डालती हो, अवरोध उत्पन्न कर सके। अब आपके पास कोई भी वस्तु है ना, उसको अगर आप अपने सर पे रखेंगे तो वो आपके ऊपर दबाव भी डालेगी, मतलब इसका मतलब वो जो वस्तु है वो आपका क्या है? द्रव्य है। अब द्रव्य भी क्या है कि अलग अलग प्रकार के हैं। इस तरीके से मैं अगर यहाँ पर 5-6 एरो बना देता हूँ, ठीक है, तो इन द्रव्य को क्या, जैसे मान लो एक द्रव्य ये हुआ, ये चौक एक द्रव्य है, ठीक है, ये पेन भी क्या है, ये भी
कोई ना कोई द्रव्य है, क्योंकि ये स्थान घेरेगा, ये भी स्थान घेरेगा, ये भी दबाव डालेगा, ये भी दबाव डालेगा। तो लेकिन दोनों के गुण जो है ना वो अलग अलग है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि विशेष गुणों वाला जो द्रव्य होता है ना, विशेष गुण यानी हर एक द्रव्य के अलग अलग गुण हैं, तो विशेष गुणों वाले द्रव्य को क्या बोल दिया गया आगे? पदार्थ बोल दिया गया। तो अब हम आगे की बात करेंगे किसके बारे में? पदार्थ के। कि पदार्थ क्या होता है? पदार्थ होता है एक विशेष गुणों वाला द्रव्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब हम बात करें कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, तो सबसे पहले तो यहाँ लिख लीजिएगा आप पदार्थ के बारे में, डायरेक्ट लिख लीजिए कि विशेष गुणों वाला द्रव्य जो होता है, द्रव्य वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। यानी कोई भी पदार्थ है वो द्रव्य तो अवश्य ही है। ठीक है। अब हम बात करें कि इनकी अवस्थाओं की, तो अवस्थाएं जो पूर्व में परिभाषित थी और वर्तमान में जो परिभाषित है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक ठोस अवस्था, गैस अवस्था, द्रव अवस्था और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट, जो 4 अवस्थाएं हैं जिनमें से हमें जो पढ़नी है ठोस, गैस और द्रव अवस्था। तो एक हम बात करेंगे ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था। ध्यान रखना ये द्रव्य है और ये क्या है? द्रव है। दोनों में इसकी जो अपना शब्द जो लिख रहे हैं और मीनिंग जो है दोनों का अलग अलग है, ठोस, द्रव और गैस। अब कोई भी पदार्थ है उसकी हम ये 3 अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और जो अपने ITI से रिलेटेड। और चौथा अगर बात करें तो BEC आप याद रख सकते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, जो चौथी अवस्था है पदार्थ की, उसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठीक है। इनमें आपको पारिभाषिक तौर पर किस तरीके से याद रखना है वो आपको देखना होगा। याद क्या रखना है इसमें? सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? ठोस अवस्था की। पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी? ठोस अवस्था। किसकी? पदार्थ की ठोस अवस्था में आपको केवल 2 लाइनें याद रखनी है। कौन कौन सी 2 लाइनें? कि कोई भी ठोस पदार्थ है उसके अंदर जो अणु होते हैं उन अणुओं के मध्य क्या होता है? आकर्षण बल होता है। तो बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? पदार्थ के अणुओं के मध्य कौन सा बल होता है? आकर्षण बल अधिक होता है। यूं लिख सकते हैं आप, अधिक होता है। यानी उसके अंदर जो अणु होते हैं ठोस वस्तु के अंदर, उनमें आकर्षण बल मतलब एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए जो बल, फोर्स जो लग रहा होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। तो ठोस अवस्था जो होती है पदार्थ की, में अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आयतन व आकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। आयतन व आकार निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थों के आयतन व आकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अब जैसे ये एक चौक है, ठीक है। अब ये चौक है तो इसका आयतन, तो देखो ये एक सिलेंडर का रूप है, एक बेलनाकार है ना, तो इसका जो आयतन होगा वो निश्चित है। ये नहीं है कि इसका आयतन, इसका जो अपने रेडियस लेंगे, इसकी हाइट लेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसका हम वॉल्यूम जो निकालेंगे वो कांस्टेंट रहेगा, एक निश्चित रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। दूसरी बात करें इसके आकार की बात करें, इसकी शेप की अगर बात करें तो इसका शेप जो है वो कैसा है? सिलेंड्रिकल है। ये सिलेंड्रिकल ही रहेगा। ये अपने नहीं कह सकते हैं कि कोनिकल हो जाएगा या फिर फ्रस्टम हो जाएगा या पिरामिड हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको नहीं कह सकते। ये क्या रहेगा? सिलेंड्रिकल। मतलब कोई भी ठोस वस्तु है, आपके घर में कोई भी वस्तु रखी हुई है, उस ठोस वस्तु, उसका आकार हमेशा वैसा ही रहेगा, उसकी शेप हमेशा ओरिजिनल शेप रहेगी। और उसकी बात करें किसकी? आयतन की, तो उसके अंदर जो लकड़ी लगी हुई है, उसके अंदर जो सोना लगा हुआ है, उसके अंदर जो लोहा लगा हुआ है, उसका जो आयतन है वह आयतन भी सदैव क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। तो आपको ठोस अवस्था पढ़नी है, चाहे द्रव अवस्था पढ़नी है, चाहे गैस अवस्था पढ़नी है, आपको केवल ये 2 पॉइंट याद रखने हैं कि ठोस पदार्थ वे होते हैं जिनका आयतन व आकार क्या होता है? निश्चित होता है। अब आपको ऑप्शन में कैसे पूछा जाएगा? वो पूछेगा कि निम्न में से कौन सी जो लाइन है या कथन है वो ठोस के लिए सत्य है या सत्य नहीं है। जैसे आपको 4 लाइनें दे दी जाएगी, एक में ये लिखा होगा कि आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं या निश्चित नहीं होते हैं, या
स्पष्टतः इन कथनों पर विचार किया जाना चाहिए, या इस तरीके से 4 ऑप्शन बने होंगे। तो हम बात कर रहे हैं ठोस अवस्था। पदार्थ की ठोस अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है। आयतन व आकार जो होते हैं वो क्या होता है? निश्चित होता है। चलिए, ठोस अवस्था के बाद हम बात करेंगे दोस्तों किसकी? द्रव अवस्था की। ठीक है, द्रव अवस्था दूसरा हमारा टॉपिक है। पदार्थ की द्रव अवस्था के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो पदार्थ की द्रव अवस्था में सबसे पहली बात ये रखेंगे कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा, हम सीधा नहीं लिख सकते कि इसमें बल अधिक होता है इसमें बल कम होता है। हम इसमें ऐसे लिखेंगे कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठीक है ना, कम होता है। यानी अब पहले ठोस था, आकर्षण बल अधिक रहेगा, उनके मध्य जो अणु होते हैं छोटे छोटे अणु, उनके मध्य आकर्षण बल अधिक है। लेकिन अब क्या होगा कि द्रवीय अवस्था है, तो आप देखते हैं कि द्रव जैसे अपने दूध पानी जो भी है, ठीक है, तो अपने उसको हाथ से अगर यूज करेंगे तो उसके अंदर जो जितने भी अणु होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके मध्य आकर्षण बल कम है। एक पत्थर है, मान लो पत्थर को अगर आप तोड़ना चाहो, अलग करना चाहो, तो उनके अंदर जो अणु है वो अपने आप में आकर्षण बल बनाए रखते हैं, इसीलिए हम पत्थर को हाथ से नहीं तोड़ सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें किसी अन्य दूसरी वस्तु की, द्रवीय वस्तु की, तो उसमें अगर आप अपनी उंगली भी डुबोगे तो वे अणु दूर दूर हो जाएंगे और आप आसानी से अपना हाथ अंदर घुसेड़ सकते हैं। तो हम यूँ कहते हैं कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल जो है ठोस की अपेक्षा कम होता है। इतना कम भी नहीं होता है कि वे स्वतः ही टूटने लग जाए। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। दूसरी लाइन में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें? आयतन निश्चित लेकिन परंतु, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। आकार निश्चित नहीं होता। तो अब ध्यान दीजिए क्या लिखा है मैंने? आयतन निश्चित होता है। मान लीजिए आपने 2 केजी दूध है, उसको अगर बेलनाकार पात्र में डाल दिया है, बर्तन में डाल दिया है, तो वो बेलनाकार आकार में हो जाएगा। अगर आपने उसको क्या किया, थोड़ी देर बाद कि कोई ऐसे पात्र में डाल दिया जो घनाभ के आकार का है या घन के आकार का है, तो वही जो द्रव था आपका, पहले आप क्या कर रहे थे, इस तरीके के पात्र में डाल रहे थे तो इसके जैसा आकार था। कुछ समय पश्चात आपने उसी द्रव को इस प्रकार के पात्र में डाल दिया तो उसने इसका रूप ले लिया। ठीक है, तो यानी आकार तो इसके अंदर क्या निश्चित नहीं होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। कैसे कि आपके पास अगर मान लीजिए इस पात्र में डाले गए दूध का जो आयतन है वही आयतन आपका यहाँ रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप आकार परिवर्तन करेंगे तो उसके आयतन में डिफरेंस हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ द्रव के लिए कि इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा। आ जाइए आगे की अगर हम बात करें, नेक्स्ट तीसरी बात, तो तीसरी बात है कि पदार्थ की गैसीय अवस्था। ठीक है, अब पदार्थ की जो गैसीय अवस्था है तो उसके आप स्वयं नोट्स बना सकते हैं। मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या? पदार्थ की गैसीय अवस्था। इसमें देखिए क्या करना होगा आपको। पदार्थ की गैसीय अवस्था में सबसे पहली लाइन ये लिखेंगे, अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता है। नहीं का मतलब ये हो गया नगण्य होता है, शून्य होता है, नगण्य होता है, मतलब न के बराबर आकर्षण बल होता है। बिल्कुल शून्य नहीं कहेंगे हम इसको, हम क्या कहेंगे? न के बराबर का मतलब ये हो गया कि नगण्य होता है, बहुत कम होता है गैसीय अवस्था में। और अगर इसकी दूसरी टर्म्स लिखना चाहें हम तो इसका जो है आयतन व आकार दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, यानी निश्चित नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते। समझे बात को? 3 बातें हैं। एक में तो आपको ये याद रखना है कि आयतन व आकार दोनों निश्चित, एक में आयतन निश्चित लेकिन आकार निश्चित नहीं है, एक ऐसा है जिसमें आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं है। एक में दोनों है, एक में दोनों नहीं है, एक में
आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। किस किस की बात कर रहे हैं? ठोस के लिए। ठोस का आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। बात करें गैस की तो इसकी जो आयतन हो या फिर इसका आकार हो, दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। अब अगर बात करें इनके मध्य अणुओं के बल की, तो ठोस अवस्था में जो पदार्थ है उसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। द्रव अवस्था में जो पदार्थ है उसके अंदर जो आकर्षण बल है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। जबकि गैसीय अवस्था की बात करें तो जो पदार्थ है उसके अंदर जो आकर्षण बल होता है अणुओं के मध्य वो नगण्य या शून्य होता है, न के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने ठोस, द्रव और गैस की तीनों अवस्थाओं को स्टडी किया है। मैंने कहा द्रव्य वह सामग्री है जो स्थान घेरती हो, दबाव डालती हो, अवरोध उत्पन्न करती हो, जड़त्व का गुण रखती हो, या मनुष्य जिसे अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा आभास कर सके। वह सब चीज़ें क्या है? दुनिया का हर जुगाड़ इस देश में आप या इस पूरी दुनिया में आप जो भी चीज़ देख रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? द्रव्य बोलेंगे। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं आपके सामने अगर कोई चीज़ रखी है उसका आप नाम नहीं जानते हैं तो आप ये सपोज कीजिए क्या ये स्थान घेर रही है, स्थान कवर कर रही है, कोई प्लेस कवर कर रही है? हाँ, कर रही है। ठीक है, अगर इसको अपने सिर पे रखेंगे तो क्या ये अपने ऊपर दबाव डालेगी? अगर हाँ दबाव डालेगी तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है? द्रव्य है। ठीक है, और अगर कोई ऐसा द्रव्य है जो केवल अपने ही गुणों के अंदर है, ठीक है। अब हुआ क्या कि पदार्थ और ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, मैं कई बार बोल देता हूँ ना, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो होता है ना, कोई वस्तु जो होती है वो कई पदार्थों से मिलकर बन सकती है। एक वस्तु जो होती है, जैसे अपने एक बॉल होती है तो बॉल के अंदर क्या होगा? ऊपर कपड़ा भी लगा होगा, है ना। टेनिस की बॉल से खेल रहे हैं, रबड़ भी लगा होगा उसके अंदर। तो कोई भी वस्तु अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे अपना मोटरसाइकिल है तो उसमें क्या होगा? अलग अलग पदार्थ होंगे, एल्यूमिनियम होगा, प्लास्टिक होगा, लोहा होगा, है ना, रबड़ होगा, ये सब चीज़ें होगी। लेकिन वो हमारे लिए क्या है? एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है ना, कोई वस्तु जो होती है वो कई पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है, लेकिन जो पदार्थ होगा ना वो अपने आप में एक विशेष गुण रखेगा, यानी एक विशेष प्रकार का जो द्रव्य होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं? पदार्थ बोल सकते हैं। क्लियर है इतना सभी को? इसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? पदार्थ का वर्गीकरण। अब हमें जो पढ़ना है, स्टडी करना है इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग, तो पदार्थ का वर्गीकरण में दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे धातु और एक पढ़ेंगे अधातु। जहाँ जिस टॉपिक पर आप पहुँचना चाहते थे उस टॉपिक पर हम पहुँच रहे हैं अब, वर्गीकरण। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थों के वर्गीकरण में क्या करेंगे हम? यहाँ पर सबसे पहले दो पॉइंट्स बना देंगे। एक पॉइंट्स तो होगा अपना कौन सा? धातु, और दूसरा पॉइंट्स होगा अपना कौन सा? अधातु। धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। क्या लिखेंगे? मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, पदार्थों का वर्गीकरण। अब धातु क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, धातु जो होती है ना, धातु सामान्य तापक्रम पर ठोस अवस्था में बनी रहती है। ठोस अवस्था में रहती है या मिलती है, या उसका ये एक गुण है। धातु जो होगी वो ठोस अवस्था में रहती है या पाई जाती है। सिर्फ किसको? पारे को छोड़कर। पारा जो होता है ये यहाँ लिखेंगे साथ में छोड़कर। पारा धातु है, ठीक है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर वो ठोस अवस्था में नहीं होता है। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। पारे को छोड़कर सभी धातुएं सामान्य तापक्रम पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। बस ये लाइन आपने लिखनी है धातु के बारे में। दूसरी बात लिखेंगे कि धातु जो होती है उसमें क्या होती है? एक चमक होती है, चमक होती है। और धातु जो होती है उसको क्या होता है कि पीटने पर या चोट मारने पर, पीटने या चोट मारने पर आवाज़ उत्पन्न करती है। आवाज़ उत्पन्न करती है। धातुएं विद्युत अपघटन, क्या लिखेंगे यहाँ पर? विद्युत
अपघटन क्रिया में कैथोड पर जमा होती है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कैथोड बनाती है या कैथोड पर इकट्ठी होती है, एकत्रित होती है। कैथोड पर एकत्रित होती है। तो ये आप चार बातें एक बार के लिए नोट कर लीजिएगा। क्या कि पदार्थों का वर्गीकरण जब हमने किया है, पहले पदार्थों की अवस्थाएं पढ़ी थी, अब हम पदार्थों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो पदार्थों का वर्गीकरण अगर अपनी तकनीकी रूप से देखें तो हम यहाँ पढ़ेंगे धातु और अधातु, जो अपने प्रश्न जिसमें से पूछे जाते हैं। तो आपसे प्रश्न यही पूछ लिया जाएगा चार ऑप्शन में से कि निम्न में से कौन सा गुण जो है वो धातु के लिए उपयुक्त है, या निम्न में से कौन सा गुण धातु के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें चार ऑप्शन में डाला गया होगा। सामान्य तापक्रम पर ठोस अवस्था में रहती है। धातु जो होगी वो सामान्य रूम टेम्परेचर या सामान्य तापक्रम पर ठोस अवस्था में रहती है, केवल कौन सी धातु को छोड़ करके? पारे को छोड़ करके आपने ध्यान रखना है, मरकरी को छोड़ करके। अगली बात करें तो धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, उसकी चमक मात्र देखने से है ना आभास हो सकता है। पीटने पर चोट यानी पीटने या चोट मारने पर एक आवाज़ उत्पन्न होती है। हालांकि अधातु में भी आवाज़ उत्पन्न होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसकी अपेक्षा जो उसकी आवाज़ होती है, उसकी जो चमक होती है वह थोड़ी क्या होती है? कम होती है अधातुओं के लिए। और सभी अधातुओं में ऐसा हो ये संभव भी नहीं है। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक है उसका ये कि विद्युत अपघटन क्रिया में कैथोड पर एकत्रित होती है। धातु की जो विद्युत अपघटन प्रक्रिया है वो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी आप केवल इसको नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपने पढ़ा भी हो। ठीक है, अब बात करें हम अधातु की। ठीक है, तो अधातुओं में सबसे पहली बात यहाँ लिखेंगे हम कि सामान्य तापक्रम पर ये तीनों अवस्थाओं में होती है। पहले इसी के संबंधित है, पूरी लाइन सेम रखनी है। यहाँ लिखेंगे क्या? सामान्य ताप पर अधातु जो होता है वो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी होगी? तीनों अवस्थाएं होगी ठोस, गैस और द्रव। अधातु सामान्य तापक्रम पर तीनों अवस्थाओं में, यानी कुछ अधातु ऐसे होते हैं जो सामान्य तापक्रम पर ठोस अवस्था में भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे अधातु जो कि सामान्य तापक्रम पर गैस अवस्था में भी होंगे और कुछ द्रव अवस्था में होंगे। ठीक है, ये जो अपनी टेबल होती है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, उसमें आप दाएं तरफ के जो तत्वों को पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि अधातु कौन कौन से होते हैं और ठोस कौन से होते हैं, गैस कौन से होते हैं और द्रव कौन से होते हैं। ठीक है, हमें जो पढ़ना है, स्टडी करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि अधातु सामान्य तापक्रम पर तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि धातु जो होते हैं वो सामान्य अवस्था में, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, केवल पारे को छोड़कर। अब अगर हम बात करें दूसरी बात कि इनमें तो चमक होती है, कंपैरिजन करना है, तो क्या इनमें चमक नहीं होती है? तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है, हम नोट डाल लेंगे इस तरीके से। 2 नंबर पॉइंट हमारा कि ग्रेफाइट व आयोडीन, ग्रेफाइट व आयोडीन को छोड़कर अधातुओं में, ग्रेफाइट व आयोडीन को छोड़कर अधातुओं में विशेष चमक नहीं होती है। विशेष चमक नहीं होती है। कौन कौन सी है धातु को छोड़ करके? ग्रेफाइट और आयोडीन। तो ग्रेफाइट और आयोडीन जो होती है वो भी एक अपनी विशेष चमक लिए हुए होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से इसमें एक यहाँ आपने अलग लिखा था ना पारे को छोड़कर, वैसे ही इन पे आपको ध्यान में रखना है। ग्रेफाइट और आयोडीन की विशेष चमक होती है। किसके मतलब सिमिलर बात करें तो धातुओं के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो धातु तो कोई भी है, सभी की एक विशेष चमक होगी, लेकिन अधातुओं में केवल ग्रेफाइट और आयोडीन की तो एक विशेष चमक होगी, लेकिन अन्य कोई भी अधातु है उसकी विशेष चमक नहीं होती है। बात करें पीटने या चोट मारने पर आवाज़ की बात करें, आवाज़ जो होती है, तीसरा पॉइंट यहाँ डाल लीजिएगा, धातु की अपेक्षा कम आवाज़ होती है। धातु की अपेक्षा आवाज़, चोट मारने पर आवाज़ जो है वो क्या होगी? कम होगी। ठीक है,
और अगर इसकी लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि विद्युत अपघटन क्रिया में कैथोड पर एकत्रित होती है कौन, धातु, तो अधातु कहाँ एकत्रित होंगी, एनोड पर एकत्रित होंगी। तो यही पूरी लाइन सेम लाइन लिखेंगे, सिर्फ याद क्या रखना है कि ये तो कैथोड पर एकत्रित हो रही हैं, जबकि ये किस पर होंगी, एनोड पर एकत्रित। विद्युत अपघटन क्रिया में अधातुएं जो होती है वो कहाँ एकत्रित होंगी, एनोड पर एकत्रित होंगी। क्लियर है सभी को। तो आज हमने जो बात पढ़ी है, जो टॉपिक पढ़ा है, उसमें हमने यही पढ़ा है द्रव्य, पदार्थ की अवस्थाएं, और उसके बाद हमने पढ़ा वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण में हमने पढ़ा धातु और अधातु, धातुओं के गुण कौन से होते हैं और अधातुओं के गुण कौन से होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इनके जो गुण होते हैं। ये तो वर्गीकरण था, इनके जो गुण होते हैं, जैसे कि अपने जो भी पदार्थ है, यांत्रिक गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। यांत्रिक गुण में हम तन्यता, ठीक है ना, सुगठ्यता, प्लास्टिसिटी, टेनेसिटी, इन सब के बारे में, हार्डनेस, टफनेस, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इनके जो भौतिक गुण हैं, जैसे रंग, बनावट, ठीक है ना, इत्यादि जो है